आप जानते हैं कि अगर आपको इंडिया के अंदर ही घूमना है तो आपको ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का राइट मिलता है आर्टिकल 19 के अंदर। लेकिन अगर आप देश के बाहर घूमना चाहते हैं तो इसका अधिकार भी आपके पास है, पर वो आर्टिकल 19 के अंदर नहीं आता, वो आता है आर्टिकल 21 के अंदर। और ये बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है। नमस्ते, हम पढ़ रहे इंडियन पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी की सीरीज में हम पहुंचे हैं फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में, जिसमें हमने राइट टू फ्रीडम जो हमारे पास सेकंड फंडामेंटल राइट है उसको शुरू किया था। इससे पहले हमने राइट टू इक्वालिटी के अंडर जो 4 फंडामेंटल राइट्स हैं उनको पढ़ लिया था। इससे पहले हमने राइट टू इक्वालिटी के अंडर जो 5 फंडामेंटल राइट्स हमें मिलते हैं उनको पढ़ लिया था। और फिर हम पढ़ रहे थे राइट टू फ्रीडम के अंडर फर्स्ट आर्टिकल 19 में प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स के बारे में, जिसमें हमने आर्टिकल 19(1)(a फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को पढ़ा। फिर हम 19(1)(b फ्रीडम ऑफ असेंबली को, 19(1)(c फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन को लास्ट छोटी छोटी वीडियोस में कंप्लीट किया। और अब हम एक छोटी सी वीडियो में पढ़ेंगे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को, आर्टिकल 19(1)(d ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले क्विक रिवीजन। फंडामेंटल राइट भारतीय संविधान के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आते हैं। आर्टिकल 12 डिफाइन करता है स्टेट वर्ड को। आर्टिकल 13 बोलता है कि कोई भी कानून जो फंडामेंटल राइट्स के डेरोगेटरी है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, और बात करता है जुडिशियल रिव्यू की। ओरिजिनली हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन लेटर ऑन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से हमने राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया और उसे एक लीगल राइट बना दिया है आर्टिकल 300A के अंडर पार्ट 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सो प्रेजेंटली हमारे पास सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स हैं और इन्हें गारंटी करती है जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये जस्टिसिएबल है, यानी इनका वायलेशन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। कुछ फंडामेंटल राइट सिर्फ सिटीजन्स के पास हैं, फॉरेनर्स को नहीं मिलते हैं, जैसे आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 19। तो आज जो हम पढ़ेंगे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आर्टिकल 19(1)(d ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए है, इसलिए इसकी लैंग्वेज में भी आप सिटीजन वर्ड देखोगे। दिस फ्रीडम और राइट एंश्योर्स दैट एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द कंट्री। मतलब इंडियन टेरिटरी में, इंडियन टेरिटरी जो इंडिया की टेरिटरी है, तो हमारे देश के सिटीजन्स वहां पर घूम सकते हैं। एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स टू डिस्ट्रिक्ट्स जा सकते हैं, यूनियन टेरिटरीज में भी जा सकते हैं, अंडमान निकोबार जा सकते हैं, चंडीगढ़ जा सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं। इंडियन टेरिटरी में बेसिकली कहीं भी घूम सकते हैं, बट यस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होंगी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली ये राइट देना, क्योंकि ये हमारे पास फंडामेंटल राइट है। तो कल को कोई स्टेट ये नहीं बोल सकती कि हम दूसरे स्टेट से सिटीजन्स को अपने यहाँ अलाउ नहीं कर रहे हैं। अब एक बात को सोच के देखिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय देश को यूनाइट करने की बात हो रही थी। एक तरफ तो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, दूसरी तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल देश को यूनाइट करने में लगे हुए थे। तो ये सोचा भी गया कि हो सकता है कल को कोई भी स्टेट, उसके चीफ मिनिस्टर, उसका एडमिनिस्ट्रेशन ये बोल दे कि हम तो इंडिया से अलग होना चाहते हैं, कल को कोई हमारे देश में नहीं आएगा। तो वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 1 के अंडर भी उनके पास ये पावर नहीं है, और यहाँ आर्टिकल 19(1)(d में भी वो किसी भी मूवमेंट को या इंडियन सिटीजन्स को अपने स्टेट में आने से नहीं रोक सकते, घूमने से नहीं रोक सकते हैं। और इससे एक फीलिंग, एक आइडिया जनरेट होता है कि इंडिया इज वन यूनियन, एक है पूरा भारत। सो इसलिए ये नेशनैलिटी की फीलिंग को प्रमोट करता है और प्रोकैलियज्म को, यानी जो संकीर्ण मानसिकता है, उसके खिलाफ काम करता है। बट यस, नेक्स्ट इज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। ऑफ कोर्स आप कहीं भी नहीं जा सकते, ऐसे थोड़ी कि कोई आर्मी का बेस कैंप है और आप घूमने के बोल रहे कि हमारे पास तो घूमने की आज़ादी है और आप आर्मी के बेस कैंप में चले जाओ। यू कैन नॉट। तो 2 मेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, एक तो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के हिसाब से, दूसरा प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज में भी ऐसे नहीं जा सकते। देखो बहुत सारे एरियाज इंडिया में ऐसे हैं जो ट्राइबल एरियाज हैं, वो ट्राइबल एरियाज बनाए गए हैं ताकि वहाँ के कल्चर, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ के कस्टम्स, ट्रेडिशंस को रिस्पेक्ट किया जा सके, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो आप ऐसे ही वहाँ पर नहीं जा सकते। और आपको पता है शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 हमारे पास है, तो संसद के भी कानून बिना मॉडिफिकेशन के उन एरियाज में लागू नहीं होते। गवर्नर देखते हैं कि कौन सा कानून लागू होना है, कौन सा नहीं होना है। ये ऑलरेडी हम थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हैं, लेकिन नेक्स्ट बहुत आगे जाके एक चैप्टर में, शेड्यूल्स वाले चैप्टर में, हम इसको दोबारा पढ़ेंगे। तो आप हर कहीं नहीं जा सकते। इसके अलावा अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जो
पब्लिक में फैल सकती है। जैसे पहले एड्स था, अब आप कोविड की भी बात करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट में बोला था कि राइट टू मूवमेंट का मतलब ये नहीं कि आपकी हेल्थ खराब है और आप पब्लिक हेल्थ को खराब करने के लिए कहीं भी घूम रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। सो पब्लिक हेल्थ वाला इशू है, इसीलिए कोविड के टाइम पे ये रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है और जा सकती थी कि आप घरों से बाहर ना निकलें, आप एक दूसरे से ना मिलें और आप यहाँ वहाँ घूमने ना जाएं। लॉकडाउन लगाया जा सकता था क्योंकि ये पब्लिक हेल्थ को लेके इम्पॉर्टेंट था। देखिए, रिलेट करेंगे तो पॉलिटी ईजी है क्योंकि पेपर में क्वेश्चन जो अगर आप बड़े बड़े एग्जाम्स दे रहे हो तो बहुत डीप में आएंगे। होते कॉमन क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपको अगर पूरा पता है तो आप ट्राइबल एरियाज में नहीं जा सकते या पब्लिक हेल्थ को ख़राब नहीं कर सकते। और भी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर आप नहीं जा सकते। जैसे बहुत सारे बॉर्डर एरियाज ऐसे होंगे जहाँ पे आप नहीं घूम सकते। जैसे जम्मू में भी एक लिमिट तक आप जा सकते हो, उसके आगे नहीं जा सकते। सो आर्टिकल 19(1)(d) हमें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट तो देता है इनसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया, नॉट आउटसाइड, बट विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस एज यूजुअल। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन, थैंक यू।